हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, और ये 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो 2024 को 30 सितंबर को निर्धारित किया गया, हालांकि अभी फॉर्म नहीं आया है फ्रेंड्स, लेकिन वो अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 30 सितंबर ही रखा गया है। और ये जुनून टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और इसमें सेक्शनल टेस्ट है, टेस्ट नंबर 10 है फ्रेंड्स। 1 से 9 तक हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और आज हम लोग ये भी अपलोड कर देंगे। और इसमें क्या क्या लिया जाएगा फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लिया जाएगा। जो एनसीईआरटी एटलस और माजिद हुसैन की बुक से लिया जाएगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। और करंट अफेयर जो 16 से 31 मई 2024 का 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये एडुटेरिया करेंट कॉन्सेप्ट करके हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पहले से मैं अपलोड कर दी हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें फ्रेंड्स। इससे पहले हमारे आधार टेस्ट सीरीज जो एडुटेरिया का ही है, एनसीईआरटी बेस पे था, जिसमें टोटल 17 टेस्ट थे, जिसमें 4 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी, 4 ज्योग्राफी, 4 साइंस और एक वीडियो थे आपका इकोनॉमिक्स का। तो मैंने 17 वीडियो अपलोड कर दी हूँ प्लेलिस्ट में, तो आप जा करके देख सकते हैं। और एडुटेरिया का तथ्य संग्रह, जो बिहार तथ्य संग्रह है, जो स्पेशल है बिहार के लिए, तो वो भी मैं पूरा बुक अपलोड हो चुका है प्लेलिस्ट में, तो जा करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, बिहार करंट अफेयर के लिए, बिहार स्पेशल के लिए खान ग्लोबल स्टडी का, केजीएस का, और एक बीपीएससी मेकर सर का है, तो उनका भी मैं जनवरी, जो अर्धवार्षिकी होता है जनवरी से जून तक का, तो वो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल रही हूँ लगातार, तो वो भी जाकर देख सकते हैं। और परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर, और उसका टेस्ट भी हम कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन को चुनना है, तो सबसे पहले यही देखना चाहिए फ्रेंड्स कि सत्य कथन है या असत्य पूछ रहा है। तो इसमें सत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ है, तो ये सही है। और एडविन हबल यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो ये दोनों सही था फ्रेंड्स। इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, और पेज नंबर 1.13 करके है एच में, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो सैद्धांतिकी भौतिकी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और खगोलविदों द्वारा टिप्पणियों के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म 13.8 बिलियन साल पहले एक अकल्पनीय रूप से गर्म घन बिंदु, जिसे एक विलक्षणता कहा जाता है, कि महाविस्फोट से हुआ था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की इस व्याख्या को महाविस्फोट सिद्धांत भी या बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और 1925 कब, तो 1925 में अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल, ठीक है, यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और वर्तमान शोधों से संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत काल तक हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो ज्योग्राफी है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक लाइन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और अगर आप बुक नहीं भी पढ़े हैं और इसको अगर अच्छा से आप डिटेल्स में पढ़ लेंगे, तो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लासेस ना बहुत निचोड़ निकाल करके टेस्ट बनाते हैं, तो इसमें ना ये अगर मैं एक में वीडियो बनाऊंगी तो 2 से 3 घंटा, 2-2.5 घंटा चले जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर दूंगी, ठीक है। तो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका पूरा टेस्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध मेखला एवं एंड्रोमेडा किस प्रकार के आकाशगंगा के उदाहरण है, तो इसका आंसर है ए, सर्पिलाकार आकाशगंगा। और इसमें सर्पिलाकार आकाशगंगा के बारे में देख लेते हैं तो क्या क्या है इसमें। तो आकाशगंगा एक विशाल एंड्रोमेडा सर्पिलाकार आकाशगंगाओं के उत्तम उदाहरण है। इसके मध्य भाग में सितारों का जमावड़ा अधिक होता है। सर्पिलाकार आकाशगंगा में वक्राकार भुजाएं होती है, लगभग 25% आकाशगंगा में वक्राकार भुजाएं होती है। सर्पिलाकार आकाशगंगा में अंतराक्तारिकीय गैस पर्याप्त मात्रा में होती है, जिससे नए सितारों की उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स। तो सर्पिलाकार आकाशगंगा की परिक्रमा के दौरान उनकी भुजाओं में नए चमकीले सितारे का जन्म होता रहता है।
नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि इसमें दोनों कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों कथन गलत था। अभी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो यदि कोई सितारा श्वेत वामन का रूप धारण कर लेता है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि यदि कोई सितारा श्वेत वामन का रूप धारण कर लेता है तो इसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है और यह चमकीला हो जाता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ऊर्जा अधिक नहीं होती है, ऊर्जा तथा ऊष्मा दोनों समाप्त हो जाती है, यही जिसके कारण यह ठंडा हो जाता है और धुंधला पड़ जाता है, ना कि चमकीला होता है, तो इसलिए वो गलत हो गया। और इसकी अंतिम अवस्था क्या होता है, तो कृष्ण वामन जो ब्लैक ड्राफ्ट हो जाता है, तो तारे के बारे में है। और दूसरा था छोटे आकार के श्वेत वामन तारे का घनत्व अधिक होता है, बड़े आकार के श्वेत वामन का घनत्व कम होता है। ठीक है, तो यदि हमारी पृथ्वी कृष्ण छिद्र के रूप में नष्ट कोलैप्स हो जाता है तो व्यय का आकार घटकर एक फुटबॉल मैदान की लंबाई के समान हो रह जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है परिकल्पना या सिद्धांत के नाम और प्रतिपादक कौन दिए हैं, तो इसके बारे में है। और इसमें पूछ रहा सही युग्म का चयन करें, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, सिर्फ केवल 3 सही है, जिसमें महानोवा परिकल्पना ए हॉयल ने किए हैं। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं किसने क्या किया है, कि एग्जाम में कोई भी कुछ पूछ सकता है, कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो गैसीय परिकल्पना तो इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया है। नेबुलर परिकल्पना पिएरे साइमन लॉप्सलास्क के द्वारा किया गया है। महानोवा परिकल्पना एफ हॉयल को और द्वैताकार परिकल्पना एच.एन. रसेल और ज्वारीय परिकल्पना ए सर जेम्स जीन्स और जेफ्रिश के द्वारा दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट है किरीट और कोरोना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चयन करना है। तो इसमें 1 और 3 सही है। उसमें क्या है, तो यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है, तो ये सही है। और यह क्षेत्र अत्यधिक परावैंगनिक और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है, तो ये भी सही है। यह केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान दिखाया जाएगा, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, तभी कोरोना देखा जाता है, क्योंकि ये सूर्य है और ये साइड में जो होते हैं रिंग बनते हैं उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं कोरोना। ठीक है, ये कोरोना हो गया, तो इस तरीके का है। तो किरीट या कोरोना, तो सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है, जो दृश्य प्रकाश में प्रकाश मंडल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक धुंधली होती है। यह केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण, देखिए यहाँ पे लिखा है केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। यह सफ़ेद स्ट्रीमर या अन्य अयनित गैस के प्लम के रूप में प्रकट होता है, जो अंतरिक्ष में बाहर की ओर फैले रहते हैं। सूर्य के कोरोना में तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जैसे ही गैस ठंडे होते हैं वे सौर पवन बन जाते हैं और यह क्षेत्र अत्यधिक परावैंगनिक और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह है और उपनाम है या अन्य नाम है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। गलत सुमेलित है, ये ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा गलत सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2, 3, 4 तीनों गलत है, ये तीनों गलत हो गया 2, 3, 4। और बुध को वाणिज्य एवं निपुणता का देवता कहा जाता है, तो ये सही है। देख लेते हैं, तो बुध को वाणिज्य एवं निपुणता का देवता कहा जाता है। शनि को कृषि का देवता कहा जाता है, न कि मृत्यु का देवता कहा जाता है, फिर ध्यान रखेंगे। और यूरेनस को स्वर्ग का देवता या हरा ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून को सागर के देवता और शुक्र को सुंदरता की देवी कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ग्राहिका निम्न में से किन ग्रहों के माध्यम पाया जाता है, तो ग्राहिका मतलब एस्टेरॉयड बोल रहा है फ्रेंड्स, तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाया जाता है, क्योंकि इनर जो सूर्य के पास जो इनर ग्रह होते हैं, जो बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। मंगल के बाद यहाँ पे एस्टेरॉयड होते हैं, उसके बाद बृहस्पति होते हैं। तो एस्टेरॉयड कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो इसका है क्या सत्य कथन कौन सी होगा, तो सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने में पृथ्वी को 365 दिन लग जाते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूर्णन नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे परिक्रमण होगा। ठीक है, घूर्णन क्या होता है, तो पृथ्वी अपने कक्ष पे घूमता है, उसको घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के अगर गोल में राउंड करके घूमता है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है और उसमें 365 दिन लगते हैं, तो ये पहला गलत हो गया। और पृथ्वी की आकृति एक जीरोइड की समान होता है, यह पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं है, तो ये सही है फिर। तो सत्य कथन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और सारे देख लेते हैं। परिक्रमण क्या होता है, तो परिक्रमण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जिसमें 365.25 दिन लगते हैं, तो ये है। और घूर्णन क्या होता है, तो घूर्णन रोटेशन में पृथ्वी अपनी धुरी पर
24 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसकी गति विषुवतीय रेखा पर 1675 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और गोलाई तो पृथ्वी की आकृति एक जिरोड के समान होता है, यह पूर्ण रूप से वृत्ताकार नहीं होता है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ था, और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, तो विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और जनक थे। यह कार्यक्रम तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में शुरू हुआ था। डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलापति रामकृष्ण रामनाथ के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा ने 1962 में इनकोस पर मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किए थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विकसित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ किया गया था। विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इनका अनुप्रयोग अब यह दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। अंतरिक्ष एजेंसी, अंतरिक्ष विभाग डीओएस और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी। इसे इसरो को 1 जून 1972 को डीओएस में शामिल किया है, और डीओएस का फुल फॉर्म क्या है, अंतरिक्ष विभाग। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें क्या क्या कथन दिया है और देख लेते हैं। इसमें तो उपयुक्त में से असत्य कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो इसमें असत्य कथन केवल एक है, जिसमें तीसरा असत्य कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें एक ही कथन असत्य है, 2 कथन सत्य है। तो इसमें प्राथमिक लहरों में कण प्रसारण की दिशा में कंपन करते हैं और प्राथमिक लहरें की तुलना ध्वनि की लहरों से की जाती है, तो दोनों सही है। प्राथमिक तरंगे की अनुप्रस्थ तरंगे लहरें कहते हैं, तो ये गलत है। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो प्राथमिक लहरें प्राइमरी वेव, प्राथमिक लहरों को अनुदैर्ध्य लहरें कहते हैं, ना कि अनुप्रस्थ कहते हैं, तो यहीं पे इसका गलत हो गया था। ठीक है, और बाकी वो दोनों ही रिपीट किया गया है, तो उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ये सिलिकेट चट्टानें हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावा के जलीय गुफाओं में एकत्रित हो ठंडा होने से बनती है। यह विशेषता किस प्रकार की चट्टानें की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जियोलाइट। ठीक है, तो फैकोलाइट मतलब क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये तो हमारे टेस्ट में जियोलाइट आया है। एग्जाम में अगर फैकोलाइट पूछ दे या स्टॉक पूछ दे तो क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। तो यदि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अवनति तथा अभिनीति, देखिए अपनति और अभिनीति में मैग्मा ठंडा हो जाए तो उसे फैकोलित कहते हैं। और स्ट्रोक किसे कहते हैं, तो मैग्मा द्वारा निर्मित छोटी अंतर्जातीय चट्टान जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर हो उसको स्टॉक कहते हैं। और जियोलाइट किसे कहते हैं फिर, तो ये सिलिकेट चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी द्वारा निकाले गए लावे के जलीय गुफाओं में एकत्रित होकर ठंडा होने से बनती है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं को किस प्रकार के चट्टान के बारे में है, तो इसमें लिखा है कि ये इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें सिलिकेट खनिज होता है, यह रबेदार होते हैं और इसमें क्रिस्टलीय होते हैं, और इनका अपक्षय प्राय भौतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है, और लोहा, मैग्नीज, जस्ता जैसे खनिज पाया जाता है। तो इसके किसके बारे में कह रहा है, तो इसके अग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ है, क्योंकि अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अग्नेय चट्टानों में ही ये सारे विशेषताएं जो हमने अभी देख लिया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्थलकृति और विशेषताएं हैं, और इसमें स्थलकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है, तो वरखान किसे कहा जाता है, तो एक चापाकार डिब्बा होता है इसे वरखान कहा जाता है। और अर्घ क्या है, तो अर्घ मरुस्थल का एक समतल चौड़ा क्षेत्र जो चादरों से ढका रहता है उसको अर्घ कहते हैं। सिंक किसे कहा जाता है फिर, तो सिंक बलुआ क्षेत्र में एक गति जो विशेषता मरुस्थलों में डिब्बों के मध्य पाया जाता है उसे सिंक कहा जाता है। और माफ़ कीजिए फ्रेंड्स, सिंक किसे कहते हैं, सिंक माफ़ कीजिएगा, सिंक का गलत हो रहा है, सिंक का कहते हैं इसे पलाया भी कहते हैं, जो गड्ढे जहाँ पानी का जमाव स्थल दिखाई नहीं देता। जैसे हम लोग किचन में भी जो बेसिंग होता है उसको हम लोग सिंक भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और वातगर्त क्या होता है, तो वातगर्त 4 का आंसर हो जाएगा आर, जिसमें वातगर्त व बलुआ क्षेत्र में एक गति जो विशेषता मरुस्थल में डिब्बों के मध्य पाया जाता है उसे वातगर्त कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
4 का हो जाएगा आर, सी 3 का हो जाएगा पी, ठीक है, और वरखान को हो जाएगा एस, और अर्घ का हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, ठीक है। इसमें और भी देख लेते हैं। तो बालू डिब्बा किसे कहते हैं? तो वायुड़ प्रक्रिया या बहते जल के द्वारा असंगठित बालू से बनी एक पहाड़ी को बालू डिब्बा कहते हैं। लोएस किसे कहते हैं? तो साधारणतः पवन द्वारा उड़ाए गए उड़ाकर लाई हुई सूक्ष्म कणों वाली धूल को निपेच को लोएस बोलते हैं। लोएस बार बार पूछता भी है, तो ध्यान रखेंगे। और बातग्रत क्या होता है? तो बलुआ क्षेत्र में एक गर्त जो विशेषता मरुस्थलों में डिब्बों के मध्यम पाया जाता है। और बरखान एक चापाकार डिब्बा होता है। और अर्क मरुस्थल का एक समतल चौड़ा क्षेत्र जो बालू चादरों से ढका होता है। सिंक इसे पलाया भी कहते हैं। और गड्ढे जहां पानी का जमाव स्थल दिखाई नहीं देता है। और बालू पहाड़ी किसे बोलते हैं? तो सैंड हिल एक प्रकार की पारिस्थितिकी समुदाय है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हिमोठ अवसादी मलबा ग्लेशियर के तल पर जम जाता है तो कहा जाता है, किसे क्या कहते हैं? तो इसे स्थलीय हिमोठ कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 4 प्रकार के हिमोठ जमाव होते हैं फ्रेंड्स, तो कौन कौन है तो देख लेते हैं। तो पार्श्व हिमोठ, जब हिमोठ मलबा ग्लेशियर के दोनों तरफ जम जाता है उसे पार्श्व हिमोठ कहते हैं। मध्य हिमोठ, जब हिमोठ अवसादी मलबा 2 ग्लेशियर के मध्य जम जाता है उसे मध्य हिमोठ कहते हैं। स्थलीय हिमोठ, जब हिमोठ अवसादी मलबा ग्लेशियर के तल पर जम जाता है उसे स्थलीय हिमोठ कहते हैं। और एक अंतिम हिमोठ, तो यह ग्लेशियर के विखंडन होता है और इसका मलबा इसके अंदर जमा हो जाता है, तब इसका निर्माण होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वालोकन का ना ज्योग्राफी में पूरा करवा दी हूँ, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वहाँ पे भारत का ज्योग्राफी और विश्व का ज्योग्राफी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम के लिए PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो PYQ ही है वो पूर्वालोकन, घटना चक्र पूर्वालोकन जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है फाइलाइट नीस और शिस्ट एवं स्लेट प्रकार है, किसका है? तो ये कायांत्रिक चट्टान का है। कायांत्रिक चट्टान, यदि परतदार अग्नि अथवा कायांत्रिक चट्टानों पर अधिक भार या तापमान बढ़ने के कारण उनका रूपांतरण हो जाए तो ऐसी चट्टान या चट्टानों को कायांत्रिक चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट है नीस किसे कहते हैं? तो यह मोटे तथा बड़े कणों वाली कायांत्रिक चट्टानें होती है। इनका पत्रीकरण अच्छी प्रकार का विकसित नहीं होता है। संगमरमर, तो ये मार्बल क्या होता है? तो यदि चूने की परदार चट्टाने पर अधिक भार अथवा तापमान पड़ जाए तो परिवर्तन चट्टानों को संगमरमर बन जाते हैं। और फाइलाइट क्या होता है? तो फाइलाइट एक कायांत्रिक चट्टान है जो स्लेट की भांति होती है। और शिस्ट एक बारीक कणों वाली कायांत्रिक चट्टान है, यह आसानी से टूटती है। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट की उत्पत्ति प्रायः बालू पत्थर के कायांतरण के फलस्वरूप होता है। और स्लेट क्या है? तो स्लेट एक बहुत बारीकी कण वाली कायांतरिक चट्टानें होती है जिसका रंग काला अथवा स्लेटी होता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें विचार करना है तो क्या है क्वेश्चन, और इसमें असत्य कथन को चुनना है। सबसे पहले क्वेश्चन यही देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। तो इसके सागर नीतल प्रसारण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम हैरी हेस ने 1960 में किया था, तो ये सही है। और प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत 1967 में WJ मॉर्गन ने प्रस्तुत किए थे। और अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो तीनों सही है। और इसमें असत्य कथन पूछ रहा, तो तीनों सही हैं, तो असत्य कथन कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें केवल इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक ही सत्य है, जिसमें पैंजिया के चारों ओर विशाल सागर को पैंथालासा कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और पैंजिया की उत्तरी भाग लारेशिया और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तथा अंटार्कटिका शामिल है। तो लारेशिया इसमें देख लेते हैं क्या है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो इसके बारे में तो जर्मन के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता तथा जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञ अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, इनके नाम याद रखेंगे। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में प्रस्तुत किए थे। इसके अनुसार महाद्वीपीय स्थिर नहीं रहते हैं बल्कि उसमें विस्थापन होता रहता है। वेगनर के अनुसार हुए इन जुड़े हुए महाद्वीपों को वेगनर के
वेगनर ने पेंजिया कहा है। इन पेंजिया पे छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार है। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल सागर था जिसका नाम पैंथालासा था। तो ये तो पहला सही हो गया। और पेंजिया के उत्तरी भाग लॉरेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, जिसमें दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोल दिया था कि अमेरिका, यूरोप, एशिया और अंटार्कटिका बोल दिया था, इसीलिए गलत हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका नीचे आता है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है विषम को चुने, और यहाँ पे विषम कौन है तो अंटार्कटिका प्लेट, न्यू हेब्राइड प्लेट, अरेबियन प्लेट और कैरोलिना प्लेट। तो इसमें विषम है अंटार्कटिका प्लेट, क्योंकि ये न्यू हेब्राइड प्लेट, अरेबियन प्लेट और कैरोलिना प्लेट ये सभी प्लेट छोटे आकार की है, जबकि अंटार्कटिका प्लेट बड़ी ये प्लेट बड़े का उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी स्थान पर सबसे ऊंचे तथा सबसे निचली स्थान के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं तो रिलीफ कहते हैं। ठीक है, इसे रिलीफ कहते हैं फ्रेंड्स। तो पठार, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो पठार किसे कहते हैं तो पठारों की उत्पत्ति तल समतल होता है तथा इसके किनारों का ढाल तीव्र होता है। चीन में स्थित तिब्बत का पठार विश्व के सबसे बड़े पठारों में से एक है। मैदान किसे कहते हैं फ्रेंड्स तो ऐसे विस्तृत भूभाग जिसका ढलान बहुत मंद होता है मैदान कहलाते हैं। उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी चीन का मैदान तथा मिसिसिपी मिसो के मैदान बड़े मैदानों में से एक है। ऊंचाई तो सागर स्तर से किसी स्थान की ऊंचाई को कहते हैं। और इसका है रिलीफ किसे कहते हैं तो रिलीफ किसी स्थान पर सबसे ऊंचे तथा सबसे नीचे स्थान के अंतर को भू आकृति अथवा रिलीफ कहते हैं। और बेसिन ऐसे निचले भाग जिसके चारों ओर ऊंचाई हो तथा उन ऊंचाइयों में से पानी का बहाव बेसिन की ओर जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखी के बारे में फिर से, ज्वालामुखी कहाँ है, कौन सी है तो स्ट्रोम्बोली, किलिमंजारो, कोहाल लोहा, इसमें मिलान करना होगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। तो सही सुमेलित है, तो कौन कौन सही सुमेलित है तो 1, 3 और 4 सही सुमेलित था। 1, 3 और 4 सही सुमेलित था, 2 सही सुमेलित नहीं है। तो मिलान देख लेते हैं क्या क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें स्ट्रोम्बोली जागृत ज्वालामुखी है, किलिमंजारो जागृत नहीं है फ्रेंड्स, और कोह सुलेमान शांत ज्वालामुखी है, और विश्वविद्यालय तो प्रस्तुति ज्वालामुखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जागृत ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। किलिमंजारो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, किलिमंजारो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, तो दूसरा गलत था। जागृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं फिर तो जिसे जिन ज्वालामुखियों में लावा गैस, राख और अन्य पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं उसे जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। प्रस्तुत अथवा सोई हुई ज्वालामुखी किसे कहते हैं तो बहुत से ज्वालामुखी उद्गार के पश्चात शांत पड़ जाते हैं तथा उससे उद्गार के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को सोई हुई या जलमुखी कहते हैं। नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी, तो जिन ज्वालामुखियों का उद्गार पूर्ण रूप में शांत हो जाता है और शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ईरान के कोहेल सुनेमा एवं दमेवंद इस वर्ग में सम्मिलित है। नेक्स्ट है निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लेनियम उद्गार। ठीक है, इसका आंसर है बी। निम्नलिखित गुण, तो गुण क्या क्या था तो इसके बारे में प्लीनियन उद्गार के बारे में गुण क्या क्या है तो वो देख लेते हैं। तो यह 4 से 8 के बीच ज्वालामुखी विस्फोट सूचकांक के साथ अत्यधिक विध्वंसक होता है। इन ज्वालामुखियों के विस्फोट स्तंभ समताप मंडल में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार के विस्फोट की विशेष एयर फॉल, झावा बेड़ और राख प्रवाह है। कभी कभी इसमें इग्रीमवाइट भी शामिल होता है। इन विस्फोटों में अस्थायी वैश्विक शीतलन भी होता है। तो ध्यान रखिएगा प्लीनियन उद्गार के बारे में कहा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सत्य है, पहला गलत है। तो भूकंप द्वारा हुई क्षति को माप रिक्टर स्केल द्वारा की जाती है तो ये गलत है फ्रेंड्स। भूकंप की तीव्रता और परिणाम मापने का प्रथम सफल प्रयास फ्रांसीसी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर ने 1935 में किए थे और यह गणितीय मापन है। ठीक है, तो और दूसरा था रिएक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है,
इसमें है पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। नेक्स्ट है, निम्न विशेषताओं किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका आंसर है, पहला क्या है, तो आकार कोमल आर्क और या सिल्ट कई बार के लावा प्रवाह से बनी उथली ढलानों के साथ कम आकार। मैग्मा की सिलिका सामग्री निम्न होती है। सयंता क्या है, तो ये निम्न है। और गैसीय सामग्री निम्न है। और उदाहरण क्या है, तो मौना लोआ हवाई द्वीप में होता है। तो इसका आंसर होगा कवच ज्वालामुखी के बारे में सब उदाहरण दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन 1 और 2 दोनों है असत्य कथन ही। तो सत्य कथन देख लेते हैं क्या था। तो भूपटल तथा मेटल को अलग करने वाली सीमा को गुल्टेनबर्ग अस्तंभ कहते हैं। तो दूसरा पहला गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाँ इसमें दोनों गलत था। और क्यों था तो ये देख लेते हैं। तो भूकंप अब असंबद्धता क्या होता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2 अस्तंभताएं हैं पाई जाती है, जिसमें पहली अस्तंभता भूपटल तथा मेटल को एक दूसरे से अलग करती है। इस सीमा को मोहे असंबद्धता ड्यूटी कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। और दूसरी सीमा मेटल तथा कोर को अलग करती है। इस सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। यह असंबद्धता पृथ्वी में 2900 किलोमीटर की गहराई पे पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स ये बहुत गर्मी है दिल्ली में और मैं बहुत गर्मी में बैठ के बनाती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के अपक्षय के प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपदलन का। तो इस अपदलन में क्या क्या होता है? तो यह क्रिया प्रायः रवेदार चट्टान में अधिक होती है। यह मुख्य रूप से मरुस्थल तथा अधमरुस्थल क्षेत्र में अधिक होते हैं। और इस प्रक्रिया में चट्टानों अपने स्थान पर कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और ये सत कथन को चुनना था। तो इसमें सत कथन क्या है? तो ऑक्सीकरण विशेष रूप से उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है और कार्बनीकरण प्रक्रिया विशेष रूप से काष्ठ अथवा चूने के क्षेत्रों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है, विषम को चुने और इसमें विषम कौन है? तो फर्न, कोल अथवा काठी, ग्रेट एंड टेल और गार्ज। तो गार्ज क्या है? ये डिफरेंट है। ठीक है। तो सर्क अथवा क्वाम क्या होता है? तो हिमनद के मार्ग में एक आराम कुर्सी जैसी भू आकृति जो हिमनद के अपरदन से बनती है। कोल अथवा काठी क्या होता है? तो 2 पर्वतीय शिखरों के बीच एक काठीनुमा दर्रा है। और क्रेग एट टेल में क्या होता है? तो जब किसी हिमनद के मार्ग में बेसाल्ट अथवा ज्वालामुखी प्लग ऊपर गांठ के रूप में निकला रहता है, तो जिस ओर से हिमनद आता है उसे प्लग के उठे भाग को स्थिर और मुलायम मिट्टी के हिमनद द्वारा अपरदन हो जाते हैं तथा यह तीव्र ढाल हो जाता है। ढाल से होकर हिमनद जब बेसाल्ट के उठे भाग पर प्लग के पास करके दूसरी ओर लगता है, तो प्लग के साथ संलग्न दूरी और मुलायम चट्टानें अपरदन हो जाते हैं, क्योंकि हिमनद के द्वारा यहाँ पर चट्टानों को संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है। इस प्रकार प्लग या बेसाल्ट वाले भाग को क्रेग कहा जाता है तथा पिछले भाग को पूछ या टेल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और फर्न क्या है? तो फर्न क्या है? तो ऐसी बर्फ जो गर्मी के मौसम में ना पिघल सके, हिमनद भी ना बन सके, उसे फर्न कहते हैं। और फ्योर्ड किसे कहते हैं? फ्योर्ड उच्च अक्षांश में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहते हैं। और गार्ज क्या है? तो ये नदी की वी आकार की गहरी घाटी को गार्ज कहते हैं। गार्ज प्राय नदी के पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं। और कैन्यन क्या होता है? तो गार्ज के विस्तृत स्वरूप को ही कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। यह आकार में विशाल परंतु अपेक्षाकृत अधिक संकराव होता है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कितनी कथन सही है। ये दिख रहा है कि कितनी कथन सही है, तो केवल 1 कथन सही है और 1 और 3 गलत है। तो 1 और 3 गलत है, जिसमें केवल 1 सही है, जिसमें दूसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। केवल 1 सही है, जिसमें ऊंचे अक्षांश में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फिलोट कहते हैं। ठीक है। और
दो यहाँ पे कथन एक और तीसरा गलत था। तो दो घाटियों के हिम विभाजन को एरेट कहते हैं और यह मछली की हड्डी के समान होता है। फ्योर्ड क्या कहते हैं? तो ऊंचे अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फिलोड कहते हैं। फिलोड मुख्य रूप से नॉर्वे, अलास्का, ग्रीनलैंड तथा न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फिलोड कहाँ पाए जाते हैं। पिंडारी ग्लेशियर क्या होता है? तो यह कुमायूं हिमालय पर्वत श्रृंखला में 3353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नंदको पर्वत और बर्फ से ढकी नंदा देवी के मध्य स्थित है। इसकी लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 0.25 किलोमीटर है। पिंडारी नदी की ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका यह पूछ रहा असत्य कथन को चुनना है। तो केवल एक असत्य कथन जो वो वाला था, जो सत्य है वो पढ़ लेते हैं और बाकी को कवर कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हिमनदों के क्षेत्र में कुछ ऐसी हिमनद अपर्दित भूआकृति विकसित होती है जो दूर से देखने पर ऐसी लगती है जैसे कि खेत में भेड़ों का डेबड़ बैठा हो। उसे रॉस मुताने कहा जाता है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा क्योंकि असत्य कथन पहला असत्य कथन था। तो इसमें देख लेते हैं नुनाटक क्या होते हैं? तो नुनाटक बृहद हिमनदों के बीच ऊंचे उठे चट्टान टीले जो चारों ओर से हिम से घिरे होते हैं। ये हिमनद से घिरे द्वीप के समान होते हैं। रॉस मुताने या भेड़ पीठ के आकार की चट्टानें तो हिमनदों के क्षेत्र में कुछ ऐसी हिम अपर्दित भू आकृति भी विकसित होती है जो क्या है? तो दूर से देखने पर ऐसी लगती है जैसे कि खेत में भेड़ या रेवड़ी बैठा हो। टर्न क्या होता है? तो हिम के नीचे बने गड्ढे जल एकत्रित हो जाते हैं जिसे टार्न कहते हैं। नेक्स्ट है विषम को चुनिए और इसमें पूछ रहा है कि विषम में कौन सा है? तो इसमें छत्रक शिला, यार डांग और ड्राई कॉर्नटर। तो लोएस है जो भिन्न है, इसका आंसर है डी। छत्रक क्या होता है? तो मरुस्थल में किसी चट्टान के ऊपर भाग कठोर, ऊपरी भाग कठोर तथा उसके नीचे चट्टान मुलायम हो तो पर्वत नीचे की चट्टानों को अधिक काटती है तथा ऊपर की चट्टानों में अपरदन कम होता है। फलस्वरूप छत्रक भू आकृति का विकसित होता है। यारडांग क्या होता है? तो जब कोमल और कठोर चट्टानों के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं तो पवन कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को जल्दी अपरदित कर देता है। ठीक है, अपरदित कर देते हैं और जिसके कारण कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं। इन चट्टानों के पार्श्व में पवन द्वारा कटाव होता है और नालियों सी बन जाती है। इस प्रकार की भू आकृति को यार डांग ये कहते हैं। ड्राई काउंटर क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो पथरीले मरुस्थल में पवन कुछ चट्टान के टुकड़े को रेगमाल की भांति रगड़ कर चिकनी कर देती है। ऐसी चिकनी पथरी को ड्राई काउंटर कहते हैं। ठीक है, लोएस क्या होता है? तो लोएस के बारे में ज़्यादा पूछता है। तो लोएस पवन द्वारा उड़ाए गए धूल आदि निपेज के रूप को धारण कर लेती है, उसे लोएस कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कॉस्ट भू आकृति हेतु अनुकूलन परिस्थिति में शामिल है। क्या क्या शामिल है? तो इसके बारे में क्या पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही है। इसका आंसर है ए, जिसमें धरातल के समीप चूने की चट्टानों की मोटी परत होती है और चूने की परतों में नदियों की परिस्थिति तथा गहरी घाटियां होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 और 4 सही था कॉस्ट भू आकृति के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नेक्स्ट है मिलान करें। मिलान करना है तो इसमें देख लेंगे क्या है, मिलान करके देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, बी इसका आंसर है। तो ए का क्या होगा? तो गुफा किसे कहते हैं? तो गुफा ठीक है, गुफा किसे कहते हैं? तो गुफा का ऑप्शन हो जाएगा एस में। गुफा हो गया चूने के पत्थर वाले परतों में पानी के द्वारा बने चैम्बर को गुफा कहा जाता है। पोल्जे क्या होता है? तो पोल्जे कास्ट प्रदेश में एक ऐसी गट के रूपी घाटी जिसके किनारे का ढाल तीव्र तथा तलहटी चपटी और लगभग समतल होती है। पोनार क्या होता है? तो पोनार क्या होता है? तो एक लंबत छिद्र जो गुफा के सतह को जोड़ता है। और युवाला चूने की चट्टानों में निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप एक बड़े गर्त का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वही चीज़ इसमें बताया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है निम्न स्थलाकृतियों विशेषताएं किस प्रकार के स्थलाकृति के लिए है। तो इसमें लिखा है पहला कि कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक मिट्टी जिसका रंग लाल होता है और इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो किसके बारे में है, तो इसका आंसर है टैरा रोजा के बारे में। ठीक है, तो टैरा रोजा कंदरा के फर्श पर निक्षेपात मिट्टी की रंग लाल होता है, इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है भूमिगत जल द्वारा निक्षेपित भू आकृतियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। फिर तो इसमें डी आंसर होगा, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हम क्या करते हैं ना कि डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ ऑप्शन में आ जाएंगे। तो भूमिगत जल द्वारा निक्षेपित भू आकृति जो निम्न होते हैं क्या क्या है, तो देख लेते हैं। उसमें है गुफा स्तंभ, तो कैव पिलर में क्या होता है, तो कास्ट क्षेत्र में स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट के जुड़ जाने से बनते हैं स्तंभ। बने स्तंभ को बोलते हैं गुफा स्तंभ। और स्टेलेक्टाइट कटाइल भूमिगत कंदराओं में जब जल रिसाव होता है तो छत में अवसाद की बारीकी कण निक्षेपित का कारण निक्षेप का रूप धारण कर लेते हैं जिसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। यह स्टेलेग्माइट क्या बोलते हैं, तो उसके बाद तो कास्ट क्षेत्र में यदि छत से रिसने वाले जल की मात्रा कुछ अधिक हो जाती है, वह टपक कर कंदरा के फर्श पर गिर जाते हैं और इस प्रकार कंदरा के फर्श पर निक्षेपात्मक स्तंभ का निर्माण होता है, उसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। और टैरा रोजा किसे कहते हैं, तो कंदरा के फर्श पर निक्षेपात मिट्टी के रंग लाल हो जाते हैं। इसका रंग लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थलाकृति सागरीय जल द्वारा अपर्दित स्थलाकृति है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 1, 2 और 4 है। 1, 2 और 4 में क्या है, तो मेहराब, तटीय कलिक और टेम्बोलो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है और वही चीज़ है इसमें रिपीट किया हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या कि निक्षेपित भू आकृति कौन कौन सी है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बीच अथवा पुलिन किसे कहते हैं, तो सागर के तट पर रेत कंकड़ मिट्टी के द्वारा निर्मित चबूतरे को पुलिन कहा जाता है। रोधिका तथा बार किसे कहते हैं, तो सागर के तट पर सागरीय लहरों के द्वारा बने रेत के छोटे कटक अथवा बार, इसका रूप कई प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिट किसे कहते हैं, तो जब सागरीय अवसाद का निक्षेपण इस तरह हो कि वह रोधिका के रूप में जल की ओर निकलता है तो उसे स्प्रिट कहते हैं। और टोम्बोलो किसे कहते हैं, तो टोम्बोलो यदि तट के सहारे दो रोधिका विस्तार इतना अधिक हो जाए कि 2 शीर्ष स्थलों को या 2 द्वीपों को जोड़ देता, उसे टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सागर का तट किस प्रकार के तट के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर है डालमेशियन तट। ठीक है, डालमेशियन तट। डालमेटियन तट क्या होता है, तो एशिया तट सामान्य तटीय रेखा के समानांतर होता है। भूमध्य सागर में एड्रियाटिक सागर का तट इसी प्रकार का है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट भी इसी प्रकार का है। यदि तट के सहारे 2 रोधिकाओं का विस्तार इतना अधिक हो जाए कि 2 शीर्ष स्थलों को या 2 द्वीपों को जोड़ दे तो इस प्रकार बने स्थलाकृतियों को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं ट्रोम्बोलो, जो भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग पढ़ लिए थे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियान होते हैं। ठीक है, तो इसमें शुष्क हवा मुख्य गैस मुख्य गैस और वायुमंडल में उनके अनुपात में चित्रित जो उसमें बुक में दिया होगा फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। उसमें क्या है, तो 78.084% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और कितना, तो 20.946% ऑक्सीजन होता है जो O2 इसको डिनोट करते हैं। 0.934% ऑर्गन होता है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होते हैं और बहुत कम मात्रा में नियॉन
हीलियम और मीथेन और हाइड्रोजन भी दुर्लभ गैस जैसे पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत्य है। जिसमें विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 19 किलोमीटर जबकि 45 अक्षांश पर इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और क्षोभ मंडल में तापमान के ह्रास को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, तो इसका आंसर है सी, दोनों सही है। ठीक है। क्षोभ मंडल और सागर स्तर पृथ्वी के धरातल से लेकर क्षोभ सीमा तक क्षोभ मंडल होते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो कितना है, तो 57 डिग्री तापमान पर भी मानी जाती है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 19 किलोमीटर तथा ध्रुव पे 8 किलोमीटर होती है, जबकि 45 डिग्री पर इसकी ऊंचाई कितने है, तो 13 किलोमीटर होता है। वायुमंडलीय कुल वायु राशि मास का 90% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अधिकतर वाष्प तथा प्रदूषण भी क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, इस मंडल की ऊंचाई में ऋतुओं एवं धरातलीय तापमान के साथ परिवर्तन होता है। पवन का चलना, बादल, इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो पवन का चलना, बादल, वर्षा, हिमपात आदि मंडल इसी मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में ही होते हैं। इस मंडल में तापमान का ह्रास 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से होता है। इस मंडल में तापमान की इस ह्रास को नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन गैस किस वायुमंडल मंडल में पाया जाता है, तो इसका आंसर है एक, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है फिर, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परत विषममंडल का भाग है, तो इसका आंसर है डी, आयन मंडल। इसकी संरचना के आधार पर वायुमंडल 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें समताप मंडल और विषम मंडल है। समताप मंडल में क्या है, सममंडल में क्या है फ्रेंड्स, तो सममंडल में क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल और मध्य मंडल आते हैं। विषम मंडल में आर्गन, तापमान मंडल और आयन मंडल आते हैं, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है, तो इसमें दोनों असत्य कथन, इसका आंसर हो जाएगा सी। सौरताप की जो मात्रा वायुमंडल की बाह्य सीमा पे पहुंचती है उसे सूर्यताप कहा जाता है, तो वो गलत है। देख लेते हैं वायुमंडलीय तापमान क्या होता है और सौर ऊष्मा क्या होता है फ्रेंड्स। तो वातावरण में तापमान का वितरण एक समान नहीं होता है। यह अक्षांश, ऊंचाई, महाद्वीपीयता और मौसमी परिवर्तनशीलता से प्रभावित होता है। तापमान के वितरण में ये बदलाव हवा की गति और विभिन्न मौसम स्थितियों के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में तापमान के वितरण और संबंधित वायुमंडलीय घटनाओं का विस्तार के अध्ययन किया गया है, जिसमें सौर ऊष्मांक क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। इसमें पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर विकिरण को सूर्यताप कहा जाता है और सौरताप की जो मात्रा वायुमंडल की बाह्य सीमा जो 480 किलोमीटर तक पहुंचते हैं उसे सौर ऊष्मांक, सोलर कांस्टेंट कहलाती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। तो गलत क्यों है, तो विषुवत रेखा में ध्रुव की ओर जाते हुए संध्या की लाली तथा भोर की लाली का समय घटता जाता है, तो ये गलत है। और नॉर्वेस्टर तथा बिलियर्ड्स हवा की प्रकृति ठंडी होती है, तो नॉर्वेस्टर गर्म होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसका देख लेते हैं, तो भोर की लाली तथा संध्या लाली क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश भोर के समय विकिरण के कारण, किसके कारण, तो विकिरण के कारण पूर्व की दिशा में आकाश लाल रंग दिखाई देता है, यह भोर अथवा सुबह की लाली कहलाता है। ठीक है। और इसी प्रकार शाम के समय पश्चिमी की दिशा में आकाश का लाल रंग दिखाई देता है, जिसको संध्या की लाली कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हुए संध्या लाली तथा भोर लाली का समय बढ़ता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ पे असत कथन को चुनना है, तो असत कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों असत्य है, जबकि सही क्या है, तो तीसरा सही है, जिसमें सबसे अधिक दैनिक तापांतरण उष्ण मरुस्थल में पाया जाता है, तो वो सही है। विषुवत रेखा के क्षेत्र में बादलों की उपस्थिति आतपन की दर को बाधित करती है। इसके परिणाम स्वरूप विषुवत रेखा के निकट सर्वाधिक तापमान दर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्रों में यह सर्वाधिक होता है। वार्षिक तापांतरण क्या होता है फ्रेंड्स, तो जुलाई तथा जनवरी के औसत तापमान के अंतर को वार्षिक तापमान कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जुलाई तथा जनवरी के बीच के तापमान को। और दैनिक तापांतरण क्या कहते हैं, तो किसी दिन के सबसे कम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतरण कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है धरातलीय तापमान विलिमता हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का चयन करें। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5 सभी सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो सर्दी के मौसम की लंबी रातें, स्वच्छ आकाश में बादल न होना, वायुमंडलीय में सापेक्ष आर्द्रता को कम होना, वायुमंडल शांत हो या हल्की हवा चल रही हो और धरातल पर बर्फ जमी हो। ठीक है, तो इसके बारे में है। नेक्स्ट है धरातलीय तापमान विलोमता के लिए भौगोलिक परिस्थितियां। धरातलीय तापमान के विलोमता के निम्न भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक है, तो ये चीज़ अभी हम लोग देख लिए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस अक्षांश या वायुदाब की पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, तो इसका आंसर है बी, उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब की पेटी को। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो लगभग 30 से 35 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में उच्च दाब पेटियां पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी हुई हवा जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश के पास नीचे उतरती है, जिस कारण उसका दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण यहाँ प्रति चक्रवात की दिशाएं स्थापित हो जाती है, जिससे वायुमंडल में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पवन संचालन बहुत कम होता है, संचार बहुत कम हो जाता है और इस शांत पवन वाले भाग में आने वाले प्राचीन काल में घोड़ों से लदे जहाजों की संचालन में कठिनाई होती थी। जहाज़ों को हल्का करने के लिए इन अक्षांशों में घोड़ों को रस्सों से बांधकर सागर में छोड़ देते थे, इसलिए इस अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्थानीय पवनी और अवस्थिति है और कहाँ क्या मिलता है, इसमें बोल रहा है कितनी मिलान सही है। तो चीनूक कहाँ है, तो चीनूक रॉकी के पूर्वी ढलान पे है, तो इसमें कितनी मिलान है, तो केवल 2 है। चीनूक कहाँ है फ्रेंड्स, तो चीनूक रॉकी के पूर्वी ढलान में है। मिस्ट्रल कौन है, तो फ्रांस की राइन घाटी में चलने वाली पवनी को मिस्ट्रल कहते हैं। पेम्प्रो क्या है, तो पेम्प्रो दक्षिण अमेरिका के पम्पास। और जोडो क्या है, तो जोडो अर्जेंटीना में चलता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है। तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुइयों के अनुकूल होते हैं और नेक्स्ट है शीतल वाताग्र की गति गर्म वायु राशि की तुलना में अधिक होती है। तो इसका क्या है फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, दूसरा सही है। और इसमें चक्रवात क्या है, तो साइक्लोन। तो चक्रवात कम वायु दाब के क्षेत्र को कहते हैं। तो चक्रवात किसे कहते हैं, यही ध्यान रखिएगा। तो चक्रवात कम वायु दाब के क्षेत्र को कहते हैं। इस कम वायु दाब के चारों ओर अधिक वायु भरी होती है। अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवन चलती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। ध्यान रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुई के अनुकूलन होती है। ठीक है, तो जैसे घड़ी क्या है, ऐसे हमारा घड़ी चलता है, यहाँ ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ऐसे बनता है फ्रेंड्स। उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरीके से चलता है। तो ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज होता है। शीतल वाताग्र क्या है, तो ठंडी वायु राशि के अगले भाग को शीतल वाताग्र कहते हैं। शीतल वाताग्र को मौसम मानचित्र पर त्रिभुजाकार नोकों के द्वारा दिखाया जाता है। शीतल वाताग्र की गर्म वायु राशि की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु को किस कूट के अक्षर से दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर है बी, AM से। अभी कोपेन के जलवायु वर्गीकरण हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, 68 में भी पूछा था और ये हमेशा भी पूछ देता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो घटना चक्र पूर्वालोकन है ना, घटना चक्र पूर्वालोकन जो ज्योग्राफी का है, इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो जलवायु की प्रकार और कूट अक्षर है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को क्या कहते हैं, तो AF से डिनोट करते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु को AM से, उष्णकटिबंधीय आर्द्र व शुष्क जलवायु को AW से, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु को BSH से, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को BWH से
मध्य अक्षांश स्टेपी जलवायु को BSK से और मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थल जलवायु को DWK से करते हैं। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को CF से, भूमध्य सागरीय जलवायु को CS से, चीन तुल्य जलवायु को CW से, शीतार्थ जलवायु को DF से, शीतार्थ जलवायु को DW से और टुंड्रा जलवायु को ET से और ध्रुवीय हिमटोपी को EF से करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश, तो सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है D। हरिकेन कहाँ आता है? तो हरिकेन कैरिबियन सागर में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। केवल तीसरा मिलान सही है, बाकी दोनों गलत है। तो टाइफून कहाँ आता है फिर? तो टाइफून चीन में आता है, ठीक है, टाइफून चीन में, और टाइफून चीन में आता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, तो टेफू कहाँ? तो जापान में, विजियो फिलीपींस में, हरिकेन कैरिबियन सागर में आता है, बिली ऑस्ट्रेलिया में और चक्रवात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में आता है। तो फ्रेंड्स एक ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है, सबसे ज़्यादा तो ये पूछता है बिली कहाँ पे आता है। तो बिली चक्रवात का नाम कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा। और हरिकेन के बारे में भी पूछता है फिर, तो हरिकेन कैरिबियन सागर में आता है जो उत्तरी अमेरिका में है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स? तो 1 और 2 असत्य कथन है, दोनों असत्य कथन है, इसका आंसर हो जाएगा C। तो यहाँ पे लिखा था कि वायु की प्रति इकाई भार तथा उस इकाई में उपस्थित जलवाष्प के भार के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता किसे कहते हैं वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो विशिष्ट आर्द्रता तो वायु की प्रति इकाई भार तथा उसकी में उपस्थित जलवाष्प के भार का अनुपात विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। निक्षेपित आर्द्रता किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो निश्चित तापमान में इकाई आयतन, निक्षेपित आर्द्रता किसे कहते हैं? तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो किसी निश्चित तापमान पे वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, इसे सामान्यतः ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। शीतल वायु में उतनी जल वाष्प की मात्रा नहीं होती है जितनी ऊष्मा वायु में होती है, इसी कारण शीतल वायु की सापेक्ष आर्द्रता की वायु की तुलना में कम होती है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था? तो F गैल्टन ने किया था, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। शीतल प्रति चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रवेश करते ही समाप्त हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। और नेक्स्ट है गर्म प्रति चक्रवात क्या होता है? तो गर्म प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंध उच्च दबाव क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं जहां हवाएं क्या है? तो हेडली के सेल में नीचे आती है। इन्हें हल्की हवाएं, निम्न आर्द्रता एवं बादल रहित आसमान से जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें सभी सत्य कथन है, तो ये पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प यदि ठंडे स्थल से संपर्क में आने से जल में बदल जाते हैं तो उसे बनी बूंदों को ओस कहते हैं, तो ये सही है। धरातल के निकट की वायु यदि ठंडी हो जाए तब उस वायु में जलकणों के कारण वायुमंडल की प्रदिशता प्रभावित हो जाती है, उसे कोहरा कहा जाता है, तो ये भी सही है। जब ठंडे धरातल के ऊपर गर्म और आर्द्र वायु होती है तो विकिरण कोहरा का निर्माण होता है, तो इसको में C आंसर होगा, सभी सही है। नेक्स्ट है यदि वर्षा की बूंदें धरातल पर पड़कर तीव्रता के साथ हिम का रूप धारण कर ले तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइम कहा जाता है। क्या कहते हैं? राइम। तो फुहार किसे कहते हैं? तो वर्षा की अत्यंत छोटी बूंदें जो 0.2 मिलीमीटर तक के व्यास की होती है उसे सघन फुहार को हल्की वर्षा नहीं कहा जाता है, क्योंकि फुहार का आकार वर्षा की बूंदों की तुलना में बहुत छोटा होता है। राइम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये राइम की यदि वर्षा की बूंदें धरातल पर पड़कर तीव्रता के साथ हिम के रूप धारण कर लेता है उसे राइम कहा जाता है। और सहीम वृद्धि किसे कहते हैं? तो बर्फ के कणों में से मिश्रित वर्षा को सहीम वृद्धि अथवा सलीट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसीमीटर नामक यंत्र में मापा जाता है, तो क्या? तो इसका आंसर है वास्तविकरण, ठीक है। तो लाइसीमीटर वास्तविकरण से मापा जाता है। रेन गेज वर्षण को मापते हैं।
वोलोमीटर ऊष्मा विकिरण को मापने हेतु, और फेदोमीटर समुद्र की गहराई के मापने हेतु होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सममूल्य रेखा और क्या दर्शाती है, तो सममूल्य रेखा इसका आंसर है गलत सुमेलित करना है। गलत सुमेलित कौन कौन है, तो इसका आंसर होगा बी, 2 और 3 गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत है जबकि ये दोनों सही है। तो आइसोरेमन समान तुषार को दिखाने वाली रेखा होता है, और आइस एलो बार संभार प्रवृत्ति जो सामान्य वायु दाब के अंतर को दिखाता है, ठीक है। तो आइसोसेमार समान तुषार को दिखाने वाला रेखा, आइसोकेरन समान बादलों की गरज तूफान को दिखाने वाली रेखा, और आइसोसोनोमाली समवायु भार, और आइसो एलोबार संभार प्रवृत्ति जो समान वायु दाब के अंतर को दिखाता है। नेक्स्ट है गर्त है, और यहाँ पे सागर या महासागर है, तो कौन कहाँ पे है, यहाँ पे गलत सुमेलित ढूंढ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, सभी सुमेलित सही है। एल्यूसियन गर्त कहाँ है, तो उत्तर प्रशांत महासागर में। कर्माडेक टोंगा गर्त कहाँ है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। और न्यू हेब्राइड्स गर्त कहाँ है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। तो तीनों सही है, ठीक है। मारियाना खंड, रामपो द्वीप या जापानी खंड, यूरेशियन खंड और फिलीपींस खंड कहाँ है, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। और दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या क्या है, तो कर्माडेक टोंगा ट्रेंच, और विश्व की सबसे गहरी खंड है, और न्यू हेब्राइड्स चेन ट्रेंच, और पेरू चिली या अटाकामा ट्रेंच है। नेक्स्ट है उत्तर अटलांटिक में क्या क्या है फ्रेंड्स, तो उत्तर अटलांटिक में प्यूर्टो रिको ट्रेंच और रोमांचे ट्रेंच है, और हिंद महासागर में सुंदरा ट्रेंच जो सुमात्रा एवं जावा ट्रेंच है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें एक सत्य कथन को चुनना है, जिसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत्य है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम में होता है, और समान लवणता के सागर अंतर्गत चीन सागर, पीला सागर तथा जावा सागर शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट है कथन सत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसमें सत्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें केवल 3 सत्य है, जिसमें मध्य अक्षांशों में गहराई की ओर जाते समय लवणता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्या है, तो पहला में क्या था, तो हैंडले हैंड्रेंस ने 36 लवणता दर्शाने के लिए 1916 में TS डायग्राम तैयार किए हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। सागर की गहराई में जाते समय लवणता में अंतर आ जाता है। हैंडले हैनस ने लंबवत लवणता के दर्शाने के लिए 1916 में TS डायग्राम तैयार किए था, और इस आरेख के अनुसार महासागरों के विभिन्न अक्षांशों में तापमान तथा लवणता के प्रतिरूप निम्न प्रकार से होते हैं। इसमें लंबवत लवणता के वितरण प्रतिरूप निम्नलिखित हैं, क्या क्या है, तो सागर की ऊपरी भाग में लगभग 1 किलोमीटर तक लवणता का ह्रास होता है। सागर की ऊपरी परत की लवणता तुलनात्मक रूप से कम होता है, और मध्य अक्षांशों में गहराई की ओर जाते समय लवणता में वृद्धि हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट है विषम चूनी, तो विषम कौन है, इसका आंसर हो गया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा को विषम है, जबकि एंटिलिसन जलधारा, केनरी जलधारा और लेब्राडोर जलधारा ये तीनों सही है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा गलत है। तो मतलब उसमें से विषम है, तो एनटीएस जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और किनारे जलधारा संबंध उत्तरी अटलांटिक महासागर से है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा का संबंध दक्षिणी प्रशांत महासागर से, तो इसलिए वो विषम था। नेक्स्ट प्रवाल उत्पत्ति के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 3, 4 और 5 होता है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें पेज में इसी में से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्रवाल उत्पत्ति के लिए निम्न भौगोलिक परिस्थितियाँ आवश्यक होते हैं, जिसमें पहला है सागर के जल का तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, और 18 डिग्री से कम तापमान पर प्रवाल मरने लगते हैं, ठीक है। प्रवाल भित्तियाँ प्रायः 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण में विकसित होती हैं। प्रवाल उथले सागर तथा महाद्वीपों शेल्फ में विकसित होते हैं, और सागरीय तट प्रदूषण रहित हो गंदे और अवसादे जल में प्रवाल मर जाते हैं। प्रवाल भित्तियाँ प्रायः 5 से 10 मीटर गहरे प्रकाशित जल में भली भांति विकसित हो जाते हैं, तो देख लीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो केवल इसमें असत्य कथन 2 है, तो असत्य कथन को छोड़ देते हैं, जो सत्य है वो देख लेते हैं। तो जब पानी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के रासायनिक पोषण तत्वों की अधिकतम होती है तो उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, तो ये सही है। और यूट्रोफिकेशन जब पानी में मुख्य रूप से नाइट्रेट और फास्फेट रासायनिक पोषण तत्व की अधिकता होती है तो इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, या पोषण तत्वों के प्रदूषण की ओर ले जाते हैं। यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है और पानी की गुणवत्ता को कम करता है। तो यहाँ पे था यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, तो नहीं फ्रेंड्स, ये कम कर देता है, इसलिए दूसरा गलत था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर है ए 1994 में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, जिसे समुद्री कानून का सम्मेलन या समुद्री संधि का कानून भी कहा जाता है, 1982 में 60 देशों द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद 16 नवंबर 1994 को लागू हो गया था। अब इसकी पुष्टि 168 दलों द्वारा की कर दी गई है, जिसमें 164 संयुक्त राष्ट्र सदस्य शामिल हैं। यह सम्मेलन समुद्री कानून के सिद्धांतों के स्थापित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है जैवमंडल और राज्य के बारे में है, तो इसके बारे में क्या क्या है उसके देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें बोल रहा है सही सुमेलित है, तो इसमें केवल 2 सही सुमेलित है, जिसपे निक्रोक कहाँ है? तो मेघालय में, वो सही है। और खामचेंदजोग कहाँ है? तो ये सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। और पन्ना मध्य प्रदेश में, तो ये सही है। तो 2 सही था और 1 गलत था। नेक्स्ट मृदा और समान अवस्थिति एवं जलवायु, तो उपयुक्त में से सही सुमेलित खोजना है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1, 2, 3 तीनों सही है। इंसेप्टिसोल शीत कटिबंध के आर्द्र क्षेत्रों की मृदा है। वर्टिसोल उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश की मृदा है। और हिस्टोसोल क्या है? तो आर्द्र स्थानों की दलदलीय मृदा है। तो तीनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों गलत है, दोनों सही है, असत्य कोई नहीं है। तो पेंटीगोनिया गोवी शीतल मरुस्थल का उदाहरण है। और भूमध्य सागरीय बायोस को रोम सागरी बायोस भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। शीत मरुस्थल, भूमध्य सागर बायोमास, दोनों तो सही था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के बायोम में को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में यह बायोम नहीं पाया जाता है। वृक्षों का घनत्व कम तथा आकार शंकु होता है और यह यूरेशिया तथा कनाडा में फैले होते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं फिर? यूरेशिया तथा कनाडा में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टैगा बायोम। कोंधारी वन अथवा टैगा बायोम, यह बायोम यूरेशिया, साइबेरिया तथा कनाडा में फैला हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में यह बायोम नहीं पाया जाता है। इस बायोम में वृक्षों का घनत्व कम तथा आकार शंकुकार होता है। पशुओं में इरेडियन, केब्रू, सफ़ेद भालू और सफ़ेद लोमड़ी प्रमुख है। नेक्स्ट है जैविक विविधता। तो जैविक विविधता शब्दावली का उपयोग सबसे पहले किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, R.F. डेसमैन ने। ठीक है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाएं परिभाषित की जा सकती है, तो किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रादेशिक समुद्र से परे 200 मील तक फैले क्षेत्र। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के कार्यों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है, तो यह इसका सत्य कथन चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है। यह नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधनों की पूर्ति करता है। यह अवशेष को समाहित कर लेता है और यह सौंदर्य विषय का सेवा प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग जो 72 से क्वेश्चन है उसको हम लोग 74 तक 75 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे का वीडियो ऐसे हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद 75 से 150 तक दूसरे वीडियो में हम लोग देख लेंगे, ताकि आपको भी ईजी होगा पढ़ने में और ये इसमें से कोई टॉपिक कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं। ठीक है। तो इसमें पर्यावरण की धारण क्षमता का अर्थ है, इसमें क्या अर्थ है इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या पूछ रहा है, तो पर्यावरण की धारण क्षमता संसाधनों का निष्कर्षण इसके पुनर्जन्म से अधिक नहीं है। साथ ही उत्पन्न अवशेष का पर्यावरण की समावेशन की क्षमता अंदर होता है।
ठीक है। तो पर्यावरण इन कार्यों के बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जब तक कि ये कार्य उनकी धारण क्षमता की सीमा में हो। इसका अर्थ है कि संसाधनों का निष्कर्षण इनके पुनर्जन्म की दर से अधिक नहीं है और उत्पन्न अवशेष पर्यावरण में समावेशन क्षमता के भीतर है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्कथन को चुनना है। तो इसका सत्कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा सत्य है, जिसमें ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रभावित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 गलत है, इसमें देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ओजोन अपक्षयन का अर्थ समताप मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी होती है। ओजोन अपक्षयन की समस्या का कारण समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के उच्च स्तर हैं। इस यौगिक के मूल्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन जो एसी को ठंडा रखने वाले पदार्थ या एरासोल प्रोपेटेंट्स में अथवा अग्निशामकों में प्रयुक्त किए जाने वाले ब्रोमो क्लोरोकार्बन्स में होता है। अनुमानित ओजोन में कमी विश्व भर में चिंता का विषय हो गया है और इसके कारण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाना पड़ा है। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि कितना उपलब्ध है? तो इसका आंसर है सी, 0.06 हेक्टेयर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ना 75 से 150 तक कर लेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 75 से 150 तक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 वीडियो में अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आप मुझे सजेशन दीजिए फ्रेंड्स कि एक वीडियो में पूरा 120 क्वेश्चन बना दूँ, 150 क्वेश्चन बना दूँ या फिर 2 वीडियो में, तो जैसे आप बताएंगे वैसे हम कर लेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप एक वीडियो में बोलते हैं 150 वीडियो बनाने के लिए पूरा सेट, तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, उसमें शॉर्ट में जो ज़रूरी है वही मैं बता पाऊँगी। और अगर आप डिटेल्स में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी पॉइंट्स दिया हुआ है वो सारे कुछ बताना है, तो उसके लिए 2 वीडियो आएंगे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन में, क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अगर आप बुक नहीं भी पढ़े हैं तो ये वीडियो सुन लेंगे या पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे जरूर सजेशन देंगे, इसके लिए मैं वेट करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।